नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। हेलो। और आज का हमारा जो विषय है ना, वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। भारत में नदी तंत्र यानी इंडियन रिवर सिस्टम्स। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो मतलब सिर्फ भूगोल नहीं है बल्कि हमारी पूरी सभ्यता का आधार है। सही बात है। अक्सर हम किताबों में नीली रेखाएं देखते हैं नक्शे पर, लेकिन असल में ये तो वो जीवन रेखा है जो हमारे पूरे भूभाग को, या यूं कहें कि हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देती है। हाँ, और इस पूरे सिस्टम को अगर हम एक बड़े नजरिए से देखें तो इसके बुनियादी तौर पर दो हिस्से किए गए हैं। पहला है उत्तर भारत की नदियां, जिन्हें हम हिमालयी नदियां कहते हैं। अच्छा, जिसमें गंगा और सिंधु आती हैं। हाँ, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां इसका हिस्सा हैं। और जो दूसरा भाग है वो है दक्षिण भारत की नदियां, जिन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। तो इन प्रायद्वीपीय नदियों को बांटने का क्या आधार होता है? मतलब इनमें तो बर्फ का पानी नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, इनका विभाजन मुख्य रूप से उनकी मुहाने के आधार पर होता है। आसान भाषा में कहें तो पानी हमेशा ढलान की तरफ भागता है ना। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियां पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिर जाती हैं और बाकी नदियां पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। अरे वाह, मतलब ढलानी उनका रास्ता तय कर रही है। एकदम। और एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये है कि अगर हम सिर्फ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो ये पूरा का पूरा तंत्र 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। 10 से 30 डिग्री, ये तो एक बहुत बड़ा इलाका हो गया। बहुत विशाल। इसमें करोड़ों लोगों की आबादी बसती है। तो चलिए इसी विशाल साम्राज्य के सबसे अहम हिस्से से शुरुआत करते हैं। भाग 1, गंगा नदी। इसे हमेशा गंगा बेसिन क्यों कहा जाता है, सिर्फ नदी क्यों नहीं कहते? देखिए, नदी तो सिर्फ एक मुख्य जलधारा है। जैसे गंगा की बात करें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। लेकिन जब हम बेसिन कहते हैं तो उसका मतलब है वो पूरा इलाका जहां से बारिश या ग्लेशियर का एक एक बूंद पानी ढलान से होकर इसी मुख्य नदी में आता है। ओहो, मतलब एक फनल की तरह। बिल्कुल, एक विशाल कीप या फनल की तरह। और गंगा का ये बेसिन भारत का सबसे लंबा नदी बेसिन है। इसका मुख्य उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है, जिसे गोमुख कहते हैं। गोमुख। और मुझे याद है कि 2008 में इसे लेकर एक बहुत बड़ा फैसला भी आया था। हाँ, 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और शायद इसी नदी में वो खास डॉल्फिन भी पाई जाती है। जी हाँ, संकटग्रस्त सूसू डॉल्फिन, जिसे गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। इस नदी का पूरा इकोसिस्टम इन डॉल्फिन्स का घर है। क्या बात है। और अगर इसके सफर की बात करें तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये शुरुआत करती है उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश आती है जहां इसका मार्ग सबसे लंबा है। इसके बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। और पश्चिम बंगाल के बाद तो ये देश की सीमा ही पार कर जाती है। हाँ, और सीमा पार करते ही इसका नाम बदल जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा को पद्मा कहा जाता है। अच्छा, पद्मा। और वहीं पर ये ब्रह्मपुत्र से भी मिलती है ना? एकदम सही। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं तो जो एक विशाल धारा बनती है उसे मेघना कहते हैं। मेघना। और यही मेघना फिर डेल्टा बनाती है। जी, अंततः यह विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए समुद्र में समा जाती है। ये तो पूरा एक महाकाव्य जैसा सफर हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। जी पूछिए। हम कहते हैं कि गंगा गोमुख से निकलती है, लेकिन गोमुख से तो भागीरथी निकलती है ना? गंगा सीधे गंगा के नाम से तो जन्म ही नहीं लेती। इसके पीछे तो नदियों के मिलने का एक पूरा गणित है। हाँ, आपने बहुत ही सटीक बात कही है। भूगोल में इसी गणित को पंचप्रयाग का नाम दिया गया है। प्रयाग का मतलब ही होता है पवित्र संगम की भूमि। तो ये पंचप्रयाग काम कैसे करता है? बेस कौन सी नदी है? इसकी मुख्य धुरी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा आगे बढ़ती है और हर एक जगह पर कोई दूसरी नदी आकर उससे जुड़ जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले कौन सी जुड़ती है? सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, जहां अलकनंदा में धौली गंगा आकर मिलती है। धौली गंगा। हाँ। और उसके बाद? उसके बाद नदी पहुंचती है नंद प्रयाग, जहां नंदाकिनी नदी उससे जुड़ती है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी, ये तो याद रखना बहुत आसान है। हाँ। और तीसरा है कर्ण प्रयाग, जहां पिंडर नदी का संगम होता है। फिर आता है रुद्र प्रयाग, जहां मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में समा जाती है। विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्रप्रयाग। तो पांचवा कौन सा है जहां गंगा नाम पड़ता है? वो है देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का महासंगम होता है
और इन दोनों के मिलने के बाद जो धारा आगे बढ़ती है उसे हम मुख्य गंगा के नाम से जानते हैं। कमाल का गणित है। अलग अलग धाराएं मिलकर एक विशाल इंजन बना रही हैं। और इसी इंजन का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी भी है। बिल्कुल। हुगली गंगा की एक मुख्य शाखा है। इसे असहायक नदी या वितरिका कहते हैं क्योंकि ये गंगा से अलग होकर दक्षिण की ओर बहती है और वापस उसमें नहीं मिलती। और हुगली का नाम आते ही फरक्का का जिक्र भी आ जाता है। हाँ, फरक्का समझौता। ये भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज पर जल बंटवारे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझा समझौता है। मतलब पानी किसको कितना मिलेगा ये तय किया गया है। जी। और अगर हम हुगली की बात कर रहे हैं तो हमें बंगाल का शोक कहलाने वाली दामोदर नदी को नहीं भूलना चाहिए। दामोदर और उसकी सहायक नदियां जैसे बराकर, रूपनारायण, मयूराक्षी और कंसावती, ये सब हुगली की ही प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सब नाम तो बहुत भारी भरकम है, लेकिन अगर हम बात करें एक विशाल नदी की असली ताकत की, तो वो उसकी सहायक नदियों में ही होती है, राइट? 100%। और गंगा की सबसे शक्तिशाली सहयोगी नदी है यमुना, जिसकी लंबाई करीब 1370 किलोमीटर है। हाँ, 1370 किलोमीटर। उत्तर के मैदानों में ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो बंदरपूछ पर्वत पर है, और अंत में प्रयागराज में जाकर गंगा में विलीन हो जाती है। और यमुना में भी तो बहुत सी नदियां आकर मिलती होंगी। बिल्कुल। इसके दाहिने तट की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां आकर मिलती हैं। और एक मजे की बात बताऊं? हाँ, बताइए ना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी ये सब नहीं, बल्कि टोन्स नदी है। अच्छा, टोन्स। और चंबल नदी भी बहुत मशहूर है, वो कहाँ से निकलती है? चंबल मध्य प्रदेश की महू पठार से निकलती है और इसकी अपनी सहायक नदियां हैं, जैसे बनास, शिप्रा और पार्वती। और एक सोन नदी भी तो है जो सीधे उत्तर की तरफ जाती है। हाँ, सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, उत्तर दिशा में बहती है और सीधे पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। रिहंद और कोयल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये तो नीचे से आने वाली नदियां हो गई। ऊपर से मतलब हिमालय की तरफ से कौन सी नदियां आती हैं? उधर से रामगंगा आती है, जो दूधातोली श्रेणी से निकलकर कन्नौज में मिलती है। गंडक नदी है, जो नेपाल में नारायणी, काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनी है। बाप रे, इतने सारे संगम। हाँ, और घाघरा नदी भी है, जो तिब्बत के मापचा-चुंगो हिमनद से निकलती है और नेपाल में इसे करनाली कहा जाता है। इन सब में एक गोमती नदी का नाम भी बहुत आता है। उसका उद्गम तो पहाड़ों से नहीं होता ना? सही पकड़ा। गोमती एक बहुत ही विशेष नदी है क्योंकि इसका उद्गम मैदानी भागों से होता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की फुलहर झील से। और वो नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वो है कोसी नदी। अपने साथ बहुत गाद लाने और बार बार रास्ता बदलने के कारण ये भयानक बाढ़ लाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। यह सब तो गंगा बेसिन की बात हो गई। अब अगर हम थोड़ा पश्चिम की तरफ चलें तो हरियाणा का अंबाला शहर आता है। मैंने पढ़ा है कि अंबाला एक बहुत बड़ा भौगोलिक चमत्कार है। ये एक जल विभाजक के रूप में काम करता है। जी हाँ, अंबाला एक वाटर डिवाइड है। ये एक ऐसी ऊंची भूमि है जो गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। मतलब अंबाला के एक तरफ का पानी पूर्व में गंगा में जाएगा और दूसरी तरफ का पश्चिम में सिंधु में। बिल्कुल सही। तो अब इस सिंधु तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं। ये भूगोल और कूटनीति का क्या संगम प्रस्तुत करता है? देखिए, सिंधु नदी की शुरुआत कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू ग्लेशियर से होती है, जो मानस सरोवर के पास है। अच्छा, और तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे सिंगी खम्बांग कहा जाता है। ये नदी लद्दाख श्रेणी को आरी की तरह काटते हुए लद्दाख और जास्कर पर्वतों के बीच बहती है और फिर पाकिस्तान से होते हुए अंत में अरब सागर में गिर जाती है। और यहीं पर वो मशहूर सिंधु जल समझौता आता है जो 1960 में हुआ था। जी, 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी। इस समझौते के तहत इस नदी प्रणाली का 20% पानी भारत को मिलता है और 80% पानी पाकिस्तान को। लेकिन कुछ नदियां तो पूरी तरह हमारे पास है ना? हाँ, जो पूर्वी नदियां हैं, यानी व्यास, रावी और सतलुज, उन पर भारत का पूरी तरह से नियंत्रण है। इसी सिंधु तंत्र को पढ़ते हुए एक शब्द बार बार आता है, दोआब, दो नदियों के बीच की जगह। हाँ, और ये दोआब दुनिया के सबसे उपजाऊ भाग होते हैं। पंजाब में ऐसे 5 प्रमुख दोआब हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे व्यास और सतलुज के बीच बिष्ट दोआब। ओहो, बी से व्यास और स्ट से सतलुज। एकदम। वैसे ही व्यास और रावी के बीच बारी दोआब, रावी और चिनाब के बीच रचना दोआब,
चिनाब और झेलम के बीच चच दोआब और झेलम और सिंधु के बीच सिंधु सागर दोआब। ये तो बहुत ही लॉजिकल नामकरण है। और ये नदियां निकलती कहाँ से हैं? जैसे झेलम और चिनाब, झेलम कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है और चिनाब, जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो हिमाचल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब का कोई प्राचीन नाम भी था ना? जी, प्राचीन काल में इसे अस्किनी कहा जाता था। ये चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियों के मिलने से बनती है। और बाकी 3 रावी, व्यास और सतलुज? रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से। यहीं पर रंजीत सागर बांध भी है। व्यास नदी व्यासकुंड से निकलती है और इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह केवल भारत में ही बहती है। अच्छा, ये पाकिस्तान नहीं जाती? नहीं, ये भारत में ही सतलुज से मिल जाती है। और अंत में सतलुज, जो तिब्बत की राक्षसताल झील से निकलकर शिपकिला दर्रे के जरिए भारत में प्रवेश करती है। और जहां सतलुज और व्यास मिलते हैं वहीं पर तो हरि के बैराज है? बिल्कुल। और इसी हरि के बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, जिसने रेगिस्तान की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। कमाल का सिस्टम है। अब हम देश के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। वहां एक ऐसी नदी है जो पहाड़ों के बीच से अचानक एक तीखा यू टर्न लेकर भारत में घुसती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये यू टर्न कहाँ से लेती है? ये नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से टकराकर एक नया मोड़ यानी यू टर्न लेती है और फिर भारत में प्रवेश करती है। और इसके तो नाम भी हर जगह बदलते रहते हैं। जी, तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही ये दिहांग बन जाती है। फिर असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ये जमुना कहलाने लगती है। असम में तो ये नदी बहुत ही विशाल हो जाती है। मैंने सुना है कि इसमें एक पूरा द्वीप समाया हुआ है। हाँ, असम में इस नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। ये कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मतलब नदी के बीच में एक पूरा जिला। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 1900 किलोमीटर है, जो इसे उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। लेकिन भारत में ये कितना बहती है? भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है और इस प्रणाली के दक्षिण में मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी भी निकलती है, जिसे सुरमा नदी भी कहते हैं। तो असम में ये नदी इतनी विशाल क्यों हो जाती है? इसकी सहायक नदियों के कारण इसके बाएं किनारे से लोहित, धनसिरी और दिबांग जैसी नदियां भारी मात्रा में पानी लाती हैं। और दाईं किनारे से? दाएं किनारे से कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी और संकोश नदियां आकर मिलती हैं। इनमें सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जब इतनी सारी नदियों का पानी एक साथ आता है तो इसकी जल क्षमता बेहिसाब हो जाती है। क्या बात है! सोचिए, ये सभी महान नदियां, चाहे वो गंगा हो, सिंधु हो या ब्रह्मपुत्र, ये सब ऊंचे ग्लेशियरों से अपना जीवन पाती हैं। अगर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज इन ग्लेशियरों के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दे, तो इस पूरे भूभाग के अस्तित्व का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हाँ, ताकि आपको हर नए डीप डाइव का नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।